गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। आज टेक्स्ट पोर्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 21st चैप्टर क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर भी जिसे हम कहते हैं, जिसने आंदोलन में भाग लिया हो, क्रांतिकारी। स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाकू भी कह सकते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन का सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ रीड कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास का मीनिंग होता है नॉवेल। उपन्यास का अर्थ पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, किसी चैप्टर के बीच में आया था। उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है, मतलब एक उपन्यास का नाम है। क्या नाम है? शेखर एक जीवनी भाग 1। जीवनी मतलब उनका पूरा का पूरा चरित्र। चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है इन्हें। अब आज़ाद इनके नाम के पीछे क्यों टाइटल जोड़ा था, उसके पीछे भी एक रहस्यमयी घटना घटी हुई है। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे। उपन्यास पूरी एक व्यक्ति की बड़ी से बड़ी कहानी डिटेल में लिखी गई होती है। केवल उसमें एक चरित्र नहीं पाया जाता, बल्कि और भी बहुत सारे चरित्र उसमें प्रमुख स्थान लिए हुए होते हैं। उसे कहते हैं उपन्यास। अब मान लीजिए आपने इसके पहले एक महाकवि कालिदास करके गद्यांश पढ़ा है, या एक यात्रा यह भी 11th चैप्टर किया था। तो ये क्या था? छोटे लेवल पे कहानी थी। लेकिन उपन्यास क्या होता है? पूरी की पूरी बुक में एक ही कहानी होती है, अलग अलग चैप्टर नहीं होते। अब उसमें बड़े लेवल पे क्या पाई जाती है? कहानी पाई जाती है। फिर वो 50 पेज भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200-400 भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी पुस्तक एक ही कहानी को लेकर लिखी गई होती है। चरित्र केवल या कैरेक्टर एक नहीं होता, बहुत सारे उसमें चरित्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का क्या लिखा गया है? उपन्यास लिखा गया है। उसका नाम क्या दिया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन करके लेखक हैं। इन्होंने उसमें से ये पुस्तक लिखी है, उसमें से एक छोटा सा अंश हमारे पास दिया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, या उनका छोटा सा एक बचपन का किस्सा यहाँ पे सुनाया गया है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। कौन सी तारीख थी? 1940, मतलब आज़ादी से पहले 7 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई है। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। बचपन से लेकर कॉलेज तक के, मतलब जवानी की उम्र तक। शेखर का जीवन दर्शन मतलब फिलॉसफी, जीवन जीने का नजरिया। स्वातंत्र की खोज लक्षित है। स्वातंत्र्य, आज़ादी, स्वतंत्रता, खोज, इन्वेंशन। लक्षित मतलब एक ही उनका लक्ष्य था। जब आप शेखर का जीवन दर्शन, उनका चरित्र पढ़ने जाएंगे, यानी कि कोई भी पुस्तक पढ़ने जाएंगे, तो उनका उद्देश्य केवल एक ही था। क्या प्राप्त करना? आज़ादी। आज़ादी की खोज में ही उनका जीवन निकल गया। वह लील पर चलने वाला नहीं है। लील मतलब किसी और के द्वारा बांधी गई रेखाओं पर वो अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। उसने अपने नियम बना के रखे हैं कि मैं जीऊंगा तो आज़ादी की जिंदगी जीऊंगा, किसी और के कहने पर वह काम नहीं करूंगा, जैसा मुझे ठीक लगेगा। हाँ, किसी और को नुकसान भी नहीं पहुंचाना कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही मनमानी करूं। लेकिन ब्रिटिशों की गुलामी सहकर जीवन जीना उन्हें पसंद नहीं था। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत मतलब भरपूर था। क्रांतिकारी जिससे कहें कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आना। क्रांति मतलब किसी चीज के खिलाफ आपने कोई आवाज उठाई, अब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो गलत किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, उसमें क्या गया? परिवर्तन। उसे कहते हैं क्रांतिकारी जीवन, कि जो गलत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाना। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी था। विरोधी, अगेंस्ट में था। स्वदेशी चीजों का चाहक, स्वदेशी हमारे देश में बनी हुई चीजें, चाहक, उन्हें प्यार था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती मतलब उन्हें पसंद थी। हिंदी भाषा उन्हें पसंद थी।
हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। अब ये जो लास्ट की 2 लाइन है ना, इसमें पूरे चैप्टर का सारांश दिया है कि उन्हें अंग्रेजी के बदले कौन सी भाषा बोलना अच्छा लगता है, हिंदी भाषा। दूसरा, ब्रिटिशों का ज़बरदस्त क्या था, विरोधी था। उसके विचारों में केवल एक ही भाव था, कौन सा, आज़ादी का। दूसरा, उन्हें अपनी स्वदेशी चीज़ें, अपने देश में बनी हुई चीज़ों के प्रति प्यार है कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारे ही देशवासियों को क्या मिलेगा, फ़ायदा। विदेशी वस्तुएं बहुत ही महंगी पाई जाती हैं और इसका फ़ायदा ज़्यादातर ब्रिटिशों को ही होता है। अब चैप्टर करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लास्ट पैराग्राफ 2 लाइनों में क्या कहना चाहता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि उनके नाम के पीछे क्यों आज़ाद नाम का टाइटल जुड़ा हुआ था, है ना। इनके पिताजी जो थे, आप चैप्टर करेंगे तब पता पड़ेगा, वो ब्रिटिशों के अंडर में काम करते थे। मतलब उन्हें विदेशी रहन सहन, उनका नज़रिया, ये सब बहुत पसंद था। अच्छा, पिताजी जो हैं बचपन से इस आदत पे मतलब उन्होंने जोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी शब्दों का उपयोग करना है। ये सब उन्हें पसंद नहीं था। विदेशी कपड़े पहनना, ये भी पिताजी जोर डालते थे। विदेशी भाषा, एक अमेरिकन मिशनरी था, वो उनका गुरु था, अंग्रेज़ी पढ़ाने आता था घर पे ही। बाहर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा था स्कूल में। तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती थी। बोले जब हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश में अपने ही देश में रहते हुए भी क्यों किसी और की मैं गुलामी सहन करूं? क्या मेरे पास इतनी अपनी बुद्धि नहीं है कि मैं अपने बल पर, अपने निर्णय पर कोई डिसीजन लूं या अपनी आज़ादी से कोई डिसीजन लूं और उसको फॉलो कर सकूं? तो इन्होंने एक, जैसे बड़े होते गए, समझदार होते गए, इन्होंने महसूस किया और एक निर्णय, एक प्रण लिया था कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँगा, इन ब्रिटिशों की गुलामी नहीं करूँगा। और ये भी बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद, ये टाइटल जुड़ गया क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी मरने तक मैं ब्रिटिशों का गुलाम नहीं बनूंगा। अगर मरा भी तो भी इसकी कैसी मौत मरूंगा, आज़ाद बन के मरूंगा। इन ब्रिटिशों के हाथों मरने वाला नहीं हूँ, गुलामी की मौत नहीं मरूंगा। तो एक बगीचे में पीछा करते करते एक बगीचे में बैठे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम इनकी घटना थी जीवन की और जवानी में ही इनकी मौत हो गई थी। ब्रिटिशों ने या किसी ने इन्हीं के पहचान वालों ने बता दिया था कि ये जो चंद्रशेखर है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जाते हैं ब्रिटिशर पीछा करने, उन्हें पता पड़ जाता है कि मुझे ब्रिटिशर मारने आ रहे हैं। बहुत कोशिश की ब्रिटिशों के साथ लड़ने की, अपनी जान बचाने की, लेकिन लास्ट में उन्हें लगा कि नहीं, अब अंतिम समय आ गया है और जीते जी इन ब्रिटिशों का मैं गुलाम नहीं बनूंगा। इसलिए खुद ही अपने जो रिवॉल्वर थी उनके पास, बंदूक थी, उससे खुद को क्या कर दी, गोली लगा दी और कहा कि मैंने कहा था ना तुम लोगों का गुलाम नहीं बनूंगा जीते जी। और उस कसम को, उस प्रण को मैंने पूरा किया। इसीलिए इनका नाम ही क्या रखा गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। जीते जी गुलामी नहीं करूंगा, मरूंगा तो मौत भी आज़ादी की जीऊंगा, तुम्हारी गुलामी की मौत नहीं स्वीकारूंगा मैं। ये था इसके पीछे जो उन्होंने कसम खाई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नाम रखा गया था इनका। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। असहयोग की एक लहर आई। असहयोग पता है आपको, एक आंदोलन का नाम था। गांधी जी ने शुरुआत की थी 1940 या 1942 के आसपास का ये समय था। असहयोग नॉन कोऑपरेशन नाम दिया गया था। आंदोलन मतलब मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की एक लहर आई। एक लहर आई मतलब लोग उसमें चल पड़े थे कि जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया है हम उसमें सपोर्ट करेंगे, और देश उसमें बह गया। बह गया मतलब यूँ नहीं कि ये पानी की लहर थी और बह गया। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, देश उसमें जुड़ गया, जुट गया, शामिल हो गया। शेखर भी उसमें बहुत बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयत्न। पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे और मीनिंग्स लिखते जाएंगे। चेष्टा, कोशिश, प्रयत्न, अभ्यास भी कहा जाता है उसे। चंद्रशेखर आज़ाद की भी इच्छा थी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और जब नहीं वह बह पाया, आप क्लियर देखना अपनी बुक में सेकंड लाइन,
वह नहीं, क्या होगा यहाँ पे, बह पाया। चंद्रशेखर बह नहीं पाया मतलब पिताजी की तरफ से आज्ञा नहीं थी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि वो उनके पिताजी किसकी गुलामी करते थे, ब्रिटिशों की, जबकि चंद्रशेखर को उनकी गुलामी करना पसंद नहीं था। वो समझ रहा था, चंद्रशेखर समझ रहे थे कि गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया वह बिल्कुल सही है। तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। खेकर मतलब ले जाना, आगे ले जाना, स्वयं ही अपने आप को आगे ले जाकर बहाने की कोशिश करने लगा, अर्थात उसमें जोड़ने की कोशिश करने लगा। देखना कैसे, भले नीचे नहीं जा पाया, खिड़की पे खड़े थे एक दिन और वहाँ से आंदोलन की आवाज़ें आ रही थी, पता ना, मान लीजिए स्वच्छता अभियान की रैली निकलती है तो गीत बजाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, बहुत से ऐसे झंडे हाथ में होते हैं स्वच्छता अभियान के, है ना, ऐसे बैनर लगाए जाते हैं आगे, या बच्चे हाथ में पकड़ के ले जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नारा लगा रहे होते हैं। तो एक दिन उसे भी ये नारे सुनाई दिए और देखो उसने, भले पिताजी ने बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी उसने किस प्रकार उस आंदोलन में भाग लिया, घर पे ही बैठ के, वो देखेंगे हम। उसने विदेशी कपड़े उतार के रख दिए, जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे, देशी मतलब अपने ही देश में बनी हुई वस्त्र, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना सब उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। कि देखो घर में पहनने के कपड़े अलग, और बाहर हम निकलते हैं तो घर के पुराने कपड़े तो नहीं पहन के निकलते, नेचुरली हम अच्छे वाले पहन के ही निकलते हैं कि कोई सपोज पहचान वाला मिल जाता है, तो इस प्रकार पुराने कपड़ों में अच्छा नहीं लगता। तो अब विदेशी कपड़े थे लेकिन वो उसने पहनना छोड़ दिया, मतलब घर पे ही रह के वह गांधी जी के आंदोलन में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, है ना। अब जो 2-4 जोड़ी कपड़े थे, कौन से, देशी कपड़े, तो उसमें निकलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। 2-4 जोड़ी हैं वो मैं घर पे ही पहन सकता हूँ, प्रायः मतलब अक्सर, कई बार। दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता, बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की, कंठ मतलब गला, संवेद पुकार उस तक पहुंचती, संवेद मतलब एक साथ, संवेद एक साथ, समूह भी कह सकते हैं आप उसे, सामूहिक रूप में आवाज आती। देखो कौन सी, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। कि गांधी जी का बोलबाला मतलब उनको हम इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी हर बात मानेंगे, ठीक है, लेकिन दुश्मन का क्या हो, मुंह काला हो। मुंह काला मतलब यूँ नहीं कि काजल लगाएंगे या कोई ऐसा कोयला उठा के लगाएंगे, मुंह काला करने का अर्थ है हम उन्हें, उनकी विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको स्वीकारेंगे नहीं, न उनके बनाए गए नियमों को अपनाएंगे। इस प्रकार हम उनका अपमान करेंगे और गांधी जी के कहे गए रास्ते पे चलेंगे। ये था इसका इनडायरेक्ट मीनिंग, गांधी जी का बोलबाला और दुश्मन का क्या करना है, मुंह काला करना है, ताकि वो अपने देश चले जाएं। तब उसकी प्राण पुलकित होठते, प्राण मतलब प्राण श्वास, पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाते कि लोग गांधी जी के आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था, क्या बोलता था, देखो, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति मतलब परमिशन ही नहीं थी कि गांधी जी के आंदोलन में वह सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, अंकुश पाबंदी, नियंत्रण, अंकुश पाबंदी थी जो निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, कंटिन्यू, सतत, बिना रुके उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। अब मान लो आपको बिना वजह के कहीं, है ना, ऐसे रूम में पैक करके रख दिया जाए कि अब तुम बाहर नहीं निकल सकते काफ़ी दिन तक। आप कहो मेरा अपराध क्या है, बिना अपराध के आपको कोई बंद करके रख दे, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे ना कि मैं किसी भी तरीके से या खिड़कियों को तोड़ के बाहर निकल जाऊं या दरवाज़ा तोड़ूं। तो आप जैसे ही आपके ऊपर बिना वजह के पाबंदी लगेगी या बिना अपराध के कोई सज़ा मिल रही हो, तो आप, है ना, विरोध करने लगेंगे कि जब मेरा कोई अपराध नहीं तो मुझे ये सज़ा मिल क्यों रही है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। पिताजी बेवजह उसे बाहर निकलने नहीं देते थे, अर्थात आंदोलन में सपोर्ट करने नहीं देते थे। तो अब पाबंदी उनसे सहन नहीं हो रही थी, इस पाबंदी में घुटन महसूस हो रही थी और वो सोचने लगे कि किस प्रकार इस पाबंदी से क्या करूं, मुक्ति पाऊं। और प्रेरणा मिलती थी कि इस पाबंदी से अब मुझे क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, अतिरिक्त मतलब के अलावा,
माँ के अलावा सब बाहर गए थे, मतलब केवल माँ और चंद्रशेखर घर पे बैठे हैं। माँ ऊपर कोठे पे बैठी हुई हैं, कोठे पर मतलब छत पर। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे, बटोरे मतलब इकट्ठे कर लिए, नीचे खुली जगह पे ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। लैंपे का मीनिंग देखो क्या होता है। पुराने समय में जब ये सिलेंडर या गैस का चूल्हा नहीं हुआ करता था ना, लोग किस पे जलाते थे, इकट्ठे लकड़े इकट्ठे करके खाना बनाते थे, या चूल्हा बना रहता था मिट्टी वगैरह से बना हुआ। अगर आपने देखा है सिगरी, उसे अंगीठी भी कहा जाता है। या स्टव आते थे, स्टव उसमें क्या करना होता था, एक साइड में टंकी हुआ करती है, उसमें केरोसिन डालकर फिर माचिस से आग देनी पड़ती है, और इस प्रकार वह स्टव जला के लोग क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला, उंडेला मतलब डाल दिया, और मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन। लैंपे एक बड़े बड़े है ना ब्लैक कलर के केन पाए जाते थे प्लास्टिक के, उसमें लोग क्या भर के रखते थे, केरोसिन, कि कभी भी इमरजेंसी में काम आएगा। मान लीजिए 10 लीटर 20 लीटर 25 लीटर क्या करके रख दिया, स्टोर करके घर में रख देते थे, तो उसे कहा जाता है लैंपे। वो केन लाए और सारे विदेशी कपड़े बटोरे मतलब इकट्ठे करके उन पर केरोसिन डाल दिया। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। जो नौकरों के पास था उस पर तो उसके पास जाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि नौकर बता देंगे कि आपका बेटा जो है हमारे मना करने के बाद भी क्या लेके गया, केरोसिन, और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, भभक उठी मतलब जल उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, आह्लाद आवाज़, जैसे आग उगल गई ना, कपड़े जलने लगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी जोश में आ गए। उनके अंदर भी एक आग जल उठी। देखो कौन सी, वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। देखो क्या गाया, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। जैसे आंदोलन में नीचे से आवाज़ सुनाई देती थी ना, खिड़की के पास खड़ा होकर वो सुनता रहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं भी नारे लगाऊं, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। तो देखा आपने किस प्रकार घर पे बैठ के उसने विदेशी कपड़ों का क्या किया, बहिष्कार किया, और गांधी जी के आंदोलन में सपोर्ट किया। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। गाल विदेशी हो गए अर्थात लाल हो गए। आपको पता है ना, ब्रिटिशर लोग जो थे बड़े ही गोरे चिट्टे होते थे, लेकिन उनके गाल बहुत ही लाल पाए जाते थे। तो गाल भी विदेशी हो जाना, ये इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, इतना मारा माताजी ने कि सारे गाल ही क्या हो गए, लाल हो गए, जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया था। जब तक माता कोशिश करती कि वो बुझाती और कपड़े बच जाते, लेकिन सारे के सारे कपड़े जलकर राख हो गए थे। तो यहाँ तक हमने स्टोरी की है। आगे का पार्ट हम कल करेंगे। ये पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके बेटे, थैंक यू।